नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगे की पीड़ितों की मदद के लिए आधी रात को फैसला सुनाया था। बाद में उन्होंने नफरती भाषण देने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और फिर आधी रात को ही कानून मंत्रालय से तबादला आदेश आ गया था। ऐसा क्यों हुआ था? वैसे तो इसका जवाब पूरे देश को 2020 में ही पता चल गया था, लेकिन पहली बार इस सवाल पर जस्टिस मुरलीधर का बयान आया है। हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली दंगा मामले में उनके आदेश ने केंद्र सरकार को परेशान क्यों किया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य न्यायाधीश को भी यही काम करना चाहिए था, तो इसे सरकार किस बात पर नाराज हुई। मैं भी आपकी तरह ही अनजान हूँ कि किस चीज से वो नाराज थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये करना सही काम था। बाद में मुझे बताया गया कि न्यायालय के हस्तक्षेप से कई लोगों की जान बचाई गई। उन्होंने तब कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली दंगे में देर रात के आपके फैसले की वजह से आप सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाए थे। मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे कराया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिल रही हैं। मतलब कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 45%, बीजेपी को भी 45% वोट मिल रहे हैं। वहीं बीएसपी को 2% और अन्य को 8% वोट मिल रहे हैं। तेलंगाना को लेकर भी एबीपी सी वोटर ने सर्वे किया है। यहां भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना में सीएम केसीआर को झटका लग सकता है। यहां उनकी पार्टी बीआरएस को 43 से 55, कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बीजेपी को 5 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 90 सीटों में से सबसे ज्यादा 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई गई हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी को 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा वोट फीसदी में कांग्रेस को 45%, बीजेपी को 44% और अन्य को 11% वोट मिल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनावों की घोषणा सोमवार को कर दी गई है। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीख घोषित होने पर अब इन सभी 5 राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 7 सांसद भी शामिल हैं। सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से और देवजी पटेल को सांचौर विधानसभा सीट से उतारा गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत किया और दावा किया कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़े बहुमत के साथ सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। नड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 सालों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष किया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा और उसके सहयोगियों की विदाई की घोषणा हो गई है। कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के मतदाताओं के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और विकास कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला किया है। राहुल ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी फैसला किया है कि वो कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना पर कहा कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं, बीजेपी को फोर्स भी करेगी। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना के समर्थन में होगा, तब राहुल गांधी ने कहा कि अधिकतर पार्टी गठबंधन में कास्ट सेंसस को लेकर सहमत हैं। कुछ के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है। अधिकतर सपोर्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जरूरी है, हम इसको करेंगे।
कांग्रेस इसको करके ही छोड़ेगी, जब तक वादा पूरा नहीं करती है वो तोड़ती नहीं है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि भाजपा जाति आधारित जनगणना कराने में अक्षम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि भाजपा ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती, बल्कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है, जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी ये एक्सरे क्यों नहीं चाहती है। जाति आधारित जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है। कास्ट सेंसस साफ कर देगा कि हिंदुस्तान में कितने लोग हैं और कौन है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, जिसमें पता चलेगा कि किसके पास धन है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये पहले नहीं किया था, जो हमारी गलती है, इस गलती को हम सुधारेंगे। उन्होंने कहा, ये हमारा राजनीतिक फैसला नहीं है, ये न्याय का फैसला है, हिस्सेदारी का फैसला है। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। गजा को करीब 1 लाख इजरायली फौजों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने सोमवार को कहा कि गजा पर इजरायल पूर्ण घेराबंदी कर रहा है। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों के लिए कोई बिजली, कोई भोजन, कोई पानी और कोई ईंधन नहीं है। इजरायल फिलिस्तीनी लड़ाई 48 घंटे से अधिक समय से जारी है। फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के प्रमुख वसीम नईस ने कहा है, हम अपने बंधकों के साथ बहुत ही मानवीय गरिमामय तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो BBC रेडियो 4 से बात कर रहे थे। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि कितने लोगों को बंधक बनाया गया है और फलस्तीनी चरमपंथियों ने कितने लोगों की हत्या की है। शनिवार से अब तक इसराइल में 700 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसमें 200 वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें हमास के बंदूकधारियों ने एक म्यूजिक फेस्टिवल में मार डाला था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का सोमवार को तीसरा दिन है। दोनों तरफ से भीषण लड़ाई जारी है। इजरायल ने जहां गजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वहीं हमास के लड़ाके दक्षिणी इजरायल में अभी भी मौजूद हैं। हमास ने बड़े पैमाने पर लोगों को, इजरायली अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया है। 3 दिवसीय संघर्ष में दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायल में 44 सैनिकों सहित 700 अधिक लोग मारे गए हैं। हमास का कहना है कि हमने ये हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में इजरायल की उकसाने वाली लगातार कार्रवाई की बात किया है। इजरायल ने अब तक लाखों फिलिस्तीनियों को मारकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों और घरों और अपार्टमेंट पर की गई नई गोलीबारी ने गजा में लगभग 1,23,538 फलस्तीनियों को बेघर कर दिया है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार हमास और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष में इजरायल में कई अमेरिकी मारे गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कई अमेरिकियों की मौत हुई है। हालांकि मरने वालों की सटीक संख्या नहीं बताई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता का कहना है कि अमेरिकी सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और इजरायल में स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा 10 नेपाली छात्र जो इजरायल में पढ़ाई कर रहे थे, वो हमास के हमले में मारे गए हैं। हमास और इजरायल युद्ध को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सालों तक जब मासूम फलस्तीनी मरते रहे तो दुनिया चुपचाप देखती रही। आज सभी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इजरायल फलस्तीनी संघर्ष पर दुनिया को जागरूक करने के लिए ऐसी मौत और विनाश की जरूरत पड़ रही है। सालों साल जब मासूम फलस्तीनी की हत्या की जा रही थी तो लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। आज जब दूसरा पक्ष ऐसे हालात में है तो तथाकथित लोकतांत्रिक देश आक्रोशित हो रहे हैं। ये सिलेक्टिव आक्रोश अपराध है। फलस्तीन का मुद्दा सुलझाया जाए ताकि शांति बहाल हो। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने रविवार को फलस्तीनी इस्लामी गुट हमास द्वारा इजरायली शहरों के खिलाफ किए गए हमलों को गंभीर और भड़काने वाला बताया है। UAE के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में ये भी कहा है कि वो इजरायली नागरिकों को उनके घरों से बंधक बनाए जाने की रिपोर्ट से स्तब्ध है। मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमेशा पूर्ण रक्षा मिलनी चाहिए और उन्हें कभी भी संघर्ष का लक्ष्य नहीं बनना चाहिए। बता दें, फलस्तीनी मुद्दे के प्रति दशकों की अरब नीति को तोड़ते हुए UAE 2020 में इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ होने वाले अगले विश्व कप मुकाबले में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। BCCI की ओर से जारी मेडिकल अपडेट में यह बताया गया है कि शुभमन गिल 9 अक्टूबर को टीम के साथ दिल्ली नहीं जा रहे हैं। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए भारत के पहले विश्व कप मैच में भी नहीं खेले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को भारत टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलेगा। इस दौरान शुभमन गिल चेन्नई में मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।